नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमिता जोगड़ आप सभी का एमपी के फिटनेस केंद्र की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे जो फिटनेस केंद्र के संस्थापक है आनंद मलजी सा सेठिया जी, सूरत से अलका जी साकला जी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता है जो पूर्णिमा ताई विश्वास राव जी मंडलिक नासिक से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं पूर्णिमा ताई का स्वागत करती हूँ, शब्द सुमनों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं 2 मिनट में ताई का परिचय देना चाहूंगी। आज हमारे साथ जो पूर्णिमा ताई जुड़े हुए हैं, वो बचपन से ही राष्ट्रीय सेविका समिति से अपना कार्य करती है। उन्होंने कार्यभार संभाला है। साथ में उन्होंने भारतीय संस्कृति, गर्भ संस्कार इनको जोड़ते हुए वो योग का प्रचार और प्रसार करना चाहती है। उनका एक ही ध्येय है कि सारी दुनिया में योग का और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करे और योग विद्या धाम नासिक इस संस्था से वो वहाँ की कुल सचिव है और वहाँ के पूरे एग्जाम सेक्शन और परीक्षा विभाग और वहाँ की वो उपाध्यक्ष के रूप से कार्य करती है। आज पूर्णिमा ताई का अपना जो विषय है वो है योग के द्वारा राष्ट्र सेवा। तो यह एक अपने को मोटिवेशनल स्पीच रहने वाला है कि हम किस तरीके से अपना राष्ट्र की सेवा योग के द्वारा कर सकते हैं। तो मैं पूर्णिमा ताई से निवेदन करूंगी कि वो अपना व्याख्यान शुरू करे और हम सभी को अपने शब्द सुमनों से प्रेरणा दे। धन्यवाद। हरिओम। सबसे पहले मैं गुरु वंदना करूंगी, उसके बाद अपना विषय शुरू करूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरिओम। आप सबने मुझे आप सबके बीच में बुलाया, मध्य में बुलाया, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इस नए तंत्र के माध्यम से, हवा से हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं अपने अपने घर में बैठकर। तो आपको धन्यवाद देने के बाद योगाभ्यास एक राष्ट्र सेवा, इस दृष्टि से अपना विचार आपके सामने रखने के शुरू में मैं एक योग गीत गाना चाहती हूँ। थोड़ा सा उसका भाग आपको सुनाऊंगी और ऐसे गीतों से प्रेरणा पाकर यहाँ ये जो योग विद्या गुरुकुल संस्था है ये कार्य कर रही है, इसी विचार से कार्य कर रही है। राष्ट्रोन्नति का मार्ग एक है, योग साधना नित्य करे, वेद काल से गूंज रहा ओंकार ओंकार ओंकार। भोगवादी संस्कृति हो रही, राष्ट्र भी यह विडंबना, सत्य धर्म और न्याय नीति की खिलवाड़ ही है आज यहाँ। अंधकारमय जीवन में है स्वयं ज्योति यह योग महा, वेद काल से गूंज रहा ओंकार ओंकार
ओंकार ओंकार। योग नहीं काषाय वस्त्र नहीं, योगी को गृह त्यागना। योग कर्म कौशल्य योग है, आत्म शुद्धि की साधना। व्यष्टि जीवन समर्पित करे, समष्टि में यह सोचना। वेद काल से गूंज रहा ओंकार ओंकार ओंकार। योग मार्ग अवलंब करे, योग धर्म की अर्चना। योग कर्म से दूर हटाए, जग की सारी विकृतियां। योगी के ही दिव्य तेज से राष्ट्र भावना जगे यहाँ। वेद काल से गूंज रहा ओंकार ओंकार ओंकार। राष्ट्रोन्नति का मार्ग एक है, योग साधना नित्य करे। वेद काल से गूंज रहा ओंकार 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 ओंकार। हरिओम। तो योगाभ्यास एक राष्ट्र सेवा। योगी तो असल रूप में क्या होता है? ध्यान मग्न शांति से बैठा हुआ है, और ये क्या राष्ट्र सेवा हो सकती है? ऐसा तो सबसे बड़ा सवाल है सबके सामने। लेकिन हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने, जब वो पंतप्रधान बन गए, तो सबसे पहले उन्होंने एक काम कर दिया कि योग अंतरराष्ट्रीय योग दिन शुरू कर दिया, और योग की प्रतिष्ठापना अपने देश में और बाहर वाले देशों में कर दी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि योगी के ही दिव्य तेज से राष्ट्र भावना जगे यहाँ। इस प्रकार का विचार लेकर चलने वाले हम लोग हैं। आप स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का नाम जानते हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने क्या बोला है कि देह से देव तक, परमात्मा तक, देव तक पहुंचने के बीच में देश आ जाता है। मुझे उनका ये वाक्य बहुत अच्छा लगा। देह से देव तक पहुंचने के बीच में देश आ जाता है। मराठी में एक कहावत है, स्वतःसाठी जगलास तर मेलास, दुसऱ्यासाठी जगलास तर जगलास। आप खुद के लिए जिएंगे तो चाहे सोचो मर गए, दूसरों के लिए जिएंगे तो आप जिए हैं। ऐसी मराठी की एक कहावत है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है। सबका साथ सबका विकास, ये जो हमारे देश में चलने वाले वाक्य है, ये योग से खरे हो सकते हैं। और हम लोग बहुत सालों से, अभी 1978 से नासिक में, और उसके पहले 1962 से मेरे पति डॉक्टर विश्वास मंडलिक ये बहुत काम कर रहे हैं योग प्रचार और प्रसार का। और इनके साथ रहते रहते इतने अनुभव हो गए, मिल गए हैं, और अनुभूति आ गई है कि एक व्यक्ति बदल जाता है, उसके बदल जाने से उसका घर बदल जाता है। घर के लोग अचरज से देखते हैं, अरे आज तक ये झगड़ा करता था, अभी योग के वर्ग में जाने लगा, तो 1 महीने से हम देख रहे, धीरे 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 शांत हो गया। घर के संघर्ष कम हो गए, बंद हो गए, शायद ऐसा लगता है। संघर्ष है ही नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं। अभी घर के संघर्ष खत्म हो जाएंगे, शांति से सब घर का काम चलता रहेगा। तो चाहिए ना हमको ऐसा ही विषय चाहिए, ऐसा ही वातावरण चाहिए। या घर में हमेशा झगड़ा करने वाला घर अच्छा लगता है, या शांति से सब व्यवहार करके हर एक की तरक्की हो रही है,
ऐसा घर अच्छा लगता है हमें। अब देखो ऐसे घर घर शांत हो गए, घर घर में एक दूसरे की तरक्की का विचार यदि शुरू रह गया, चालू रह गया, तो क्या समाज सुधर जाएगा ना हमारा। सोचिए मैं क्या बोल रही हूँ। अभी मैं सब लोगों को पूछती हूँ, हमारे यहाँ यहाँ योग विद्या गुरुकुल, मैं तो आप जैसे अलग अलग शहरों से, बड़ी बड़ी हस्तियों से मैं बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार नासिक में ये जो योग विद्या गुरुकुल का कार्य चल रहा है, यहाँ आ जाइए। हमारे अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं, और 8 दिन, 1 महीना, 3 महीने, कितने भी दिन लोग यहाँ आने के लिए तैयार रहते हैं, आते हैं, और पूरा अपना विचार, मन, तन, मन सब बदल के जाते हैं। हमारे शरीर के एक एक मनुष्य के 4 भाग है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। हर एक का शरीर है, हर एक का मन है, हर एक की बुद्धि है, और हर एक की आत्म शक्ति है। योग शास्त्र कहाँ तक काम करता है? पहले आसन प्राणायाम से शरीर और मन पर काम करता है। पहले शरीर तंदुरुस्त होता है, उसके साथ साथ मन भी उसके तरह, उसकी उसी तरह शांत होने लगता है। और जब शरीर और मन शांत हो जाता है, तो हमारी बुद्धि भी तेज काम करने लगती है। नहीं तो शरीर अस्वस्थ है, मन अस्वस्थ है, क्या बुद्धि कुछ नहीं काम कर सकती। एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही खाना पीना, बस उतना ही विचार करते हैं। यदि शरीर तंदुरुस्त है, मन तंदुरुस्त है, मन सकारात्मक विचार से भरा हुआ है, योग से ये सब होता है। अभी ऐसी व्यक्ति सुधर गई, हर घर की हमें एक अच्छी अनुभूति आती है। यदि घर की महिला यदि हमारे वर्ग में आती है ना, तो उसका आचरण, उसका स्वभाव बदल जाता है। तो घर के लोग, उसके पति खास तौर से, या घर के लोग बोलते हैं अभी तू घर में बैठ, मैं अभी योग का वर्ग करता हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके घर के सभी लोग हमारे यहाँ आते आते हैं हमेशा। इसी प्रकार ये कार्य बहुत चलता रहता है। एक बार क्या हुआ, एक वायुसेना के एक बहुत बड़े अधिकारी यहाँ वर्ग करने के लिए आ गए। उन्होंने वर्ग कर दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। मैं वायुसेना में काम करता हूँ, मेरे मन में निष्ठा बढ़ गई, बोले। अभी हरे के वायुसेना में काम करने वाला इतना बड़ा अफसर आया था, वो बोला मेरी निष्ठा बढ़ गई। अरे उसकी निष्ठा तो बहुत ही थी, लेकिन 1 महीना रह गया, योग शिक्षक बन गया हमारी संस्था की ओर से, और उसमें बदलाव हो गया। तो घर जाके दूसरी बार उसने अपनी पत्नी, अपना बेटा और अपनी लड़की, बेटी, सबको, तीनों को यहाँ भेज दिया, और उनके साथ वो भी फिर से अपनी छुट्टी, अपने काम से छुट्टी लेकर वो भी यहाँ कार्यकर्ता के रूप में आ गया और रह गया। घर का खर्चा मैं इधर कर रहा हूँ, बोले। और उसके बेटी बेटे अच्छे थे, दोनों ने सुन लिया अपने पिताजी का। सभी ने योग शिक्षक का वर्ग पूरा किया। अभी सभी कभी भी उनको समय मिलता है तो यहाँ आते हैं, काम करते रहते हैं। अब ये क्या हो गया देखो, यहाँ तो काम चलता है जो इस संस्था के माध्यम से, वो हम निरपेक्ष भाव से काम करने के लिए बोलते हैं। देखो एक आदमी आ गया, उसके पीछे सभी घर के लोगों को उन्होंने यहाँ भेज दिया, उसके साथ वो भी काम करने को आ गया। बहुत खर्चा किया उन्होंने। हमारे यहाँ पैसे देकर वो बोले कि हमें कुछ छूट मिलेगी क्या इसमें? तो हम लोगों ने बोला कि आप 2-3 महीने में जैसे हो सके वैसे पैसे भर दें। उन्होंने सब कर दिया हम हमारे कहने के मुताबिक। और क्या हो गया देखो, घर का घर पूरा बदल गया। तो योगाभ्यास करने से अपनी दिमाग की अवस्था बदल जाती है। एक सही मार्ग हमें मिल जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, हमारे जीवन में ये समझ में आता है। और पूरा घर बदल गया। और यह वायुसेना में काम करने वाला सिर्फ काम नहीं, वो अफसर था, है अभी आता है बीच बीच में। तो वो बदल गया, उसकी निष्ठा बेर जैसी हो गई। बेर के अंदर बीज जो रहता है वो बहुत कठिन रहता है। बेर का जो बाजू का घर रहता है, या बाजू का जो मीठा बहुत ही अ, अच्छा पदार्थ, सफेद पदार्थ, वो मीठा रहता है और बहुत ही क्या बोले सॉफ्ट रहता है। तो वो हमारी सब मृदु मधुर वाणी, इस प्रकार हमारा सब बर्ताव मृदु मधुर रहता है बेर के जैसा। और अंदर की निष्ठा जो है वो बेर के बीज की जैसी रहती है। इस प्रकार सब बदल हो गया उनमें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने कि जो योगाभ्यास पहले खुद के लिए सीखने के लिए आते हैं, वो बदल जाके अभी अभी हाँ यहाँ आ रहे ऐसे
कमर पे हाथ देकर खड़े रहते, बोलो अभी क्या काम करना है, आप जो काम बताएंगे वो हम करें। अभी ये क्या है, और आप काम कर रहे हैं इसके लिए पैसा, अरे हम सेवा देने के लिए आ गए, काय की सेवा। अभी इस संस्था का ध्येय क्या है, योग विद्या गुरुकुल संस्था का ध्येय है कि पूरे भारत को, पूरे जग को, विश्व में सभी जगह योग का प्रचार करें। और हम यहाँ नासिक शहर में 1978 से काम कर रहे हैं। इतने सारे लोग इधर आके गए हैं, इतने वर्षों में इतने सारे लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, तो समाज का एक एक भाग बदल रहा है। हमें तो बहुत आनंद हो रहा है कि हम लोग एक अच्छी तरह से समर्पित भाव से अपना योगदान, योग अभ्यास सिखाने का योगदान कर रहे हैं। बहुत सारी संख्या इस संस्था की बढ़ रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किस लिए ये हम योगाभ्यास एक राष्ट्र सेवा, ये विषय किस लिए देखेंगे, बोलेंगे। तो एक और बात है मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा जो भारत देश है ना, ये भारत शब्द का अर्थ हमने कभी जाना है क्या? भा माने आभा माने प्रकाश, और ये जो प्रकाशमान देश है, हमारे देश का नाम है भा भारत, मतलब प्रकाश में रममाण होने वाला हमारा देश है। तो ये इस नाम से जो प्रसिद्ध हमारा देश है, हमेशा प्रकाश से ही भरा रहता है। यह प्रकाश की उपासना रत माने रममाण होने वाला, प्रकाश की ही उपासना करने वाला हमारा देश है। अभी प्रकाश कैसे मिलेगा? तो फिर से मैं योग का विषय आपके सामने लाती हूँ। योगाभ्यास से क्या होता है, आप लोगों ने चित्र देखे होंगे, योग करने वाले लोगों के चित्र या योगी लोगों के, उनके पीछे ऐसा एक प्रकाश मंडल दिखाते हैं, या परमात्मा के पीछे प्रकाश मंडल दिखाते हैं। मतलब योगाभ्यास करने से अपने अंदर जो बहुत प्रकाश भरा हुआ है वो बाहर आता है। तो योगाभ्यास करने से हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए हम अपना शरीर शुद्ध करने में लग जाते। शरीर शुद्ध कैसे करेंगे? योग सिखाता है। बाहर से स्नान करते हैं तो बाहर से शरीर शुद्ध हो जाता है। अब जब हंसेंगे कब आप लोग? जब अंदर से शरीर स्वस्थ है, मन शांत है, तब हंसेंगे। नहीं तो क्या, ऐसे रोते बैठते, मियाँ जी रोते क्यों है, सूरत ही वैसी है। अभी रोना कब आता है? अंदर से स्वस्थ नहीं है, मन शांत नहीं है, तो रोना आता है। कुछ गड़बड़ हो रही है, संघर्ष हो रहा है। योगी क्या करता है? संघर्ष की परिस्थिति में भी वो शांत रहता है। ये योगी की वृत्ति बन जाती है। सभी बातों का बहुत शांति से विचार करना, ये योग शास्त्र हमें सिखाता है। अभी देखो योग शास्त्र क्या है। योग शास्त्र में आपने 2-3 नाम आपको मालूम होंगे, योगासन और प्राणायाम। बाकी बहुत सारे नाम आपको मालूम नहीं। और एक योग का नाम आपको मालूम है, ध्यान। योग माने क्या? आसन करना। योग माने क्या? प्राणायाम, कुछ ऐसे ऐसे नाक को हाथ पकड़ के करते हैं, मालूम नहीं। आप में से जिन्होंने योग सीखा है उनके बारे में मैं नहीं बोल रही, जिन्होंने योग नहीं सीखा है उनके बारे में बोल रही। तो ऐसे नाक पकड़ के प्राणायाम, और ऐसे ध्यान में आंखें बंद करके बैठना, बस इतनी 3 बातें आपको मालूम है। लेकिन असल रूप में योग क्या सिखाता है, ये महत्वपूर्ण बात है, और उसके कारण हमारा पूरा बर्ताव बदल जाता है। और हम खुद तो सुधर जाते ही है, और लोगों की ओर देखने की हमारी दृष्टि भी बदल जाती है। अहंकार बहुत कम हो जाता है। अहंकार आप भूल ही जाते हैं, खुद को भूलने लगते हैं। लेकिन खुद की प्रगति करते करते, बहुत ही अचरज का शास्त्र है ये। अभी जब हमारे यहाँ इस योग विद्या गुरुकुल संस्था में, नासिक के आश्रम में, बहुत सारे जगह हमारे केंद्र है भारत में, उसके साथ साथ इस केंद्र में जब प्रदेश से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं प्रदेश से, तो हम उनको क्या बताते हैं कि योग क्या सिखाता है। चलो शरीर की हलचल कैसे करे, यहाँ से वहां से कैसे हलचल, ठीक ढंग से हलचल होनी चाहिए। हमें कुछ मालूम नहीं, हम कैसे भी बैठते हैं, कैसे भी चलते हैं, कैसे भी उठते हैं, सोते हैं, सोने का तरीका भी हमें मालूम नहीं। तो योग क्या सिखाता है? हलचल कैसी करे। योग क्या सिखाता है? सांस कैसे ले, सांस कैसे छोड़े। अरे ये क्या सिखाने की बात है? बचपन से हम हलचल कर रहे हैं, बचपन से हमारा शरीर हिला रहे, आपके कारण नहीं हिला रहे, हमारे खुद के शरीर ताकत शक्ति पर हम हिला रहे शरीर, ऐसा आप हमें मुझे बोलेंगे या उत्तर देंगे। और योग शास्त्र क्या करता है? हलचल कैसी करे, सांस कैसी ले ले,
और शांति से कैसे बैठे, ये योग शास्त्र सिखाता है। शांति से बैठना भी नहीं आता हम लोगों को। और क्या योग सिखाता है, कैसे सोए। अरे सोने तो सोना ये क्या सिखाने की बात है। बचपन से हम सोएंगे कैसे, नहीं नहीं, बचपन में भी माता जी हमें सुलाती थी अपने गोदी में लेकर, ऐसे बहुत पीठ पर जब थपथपाती थी तब हम सोते थे। माता जी गाना गाती थी तब हम सोते थे। अभी बड़े हो गए, अभी नींद ही नहीं आ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग नींद के शिकार बन गए, नींद ही नहीं आती तो नींद की गोलियां खाते हैं। अरे अपना योग शास्त्र है ना अपने पास, कितना सीधा सा, कितना अच्छा सा शास्त्र है कि सोए कैसे, शांति से कैसे बैठे, सांस कैसे ले और हलचल कैसे करे। ये चार ही चीजें योग शास्त्र सिखाता है। और अपने खुद की व्यक्तिगत तरक्की के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए, व्यक्तिगत प्रगति के लिए हमें योग सीखना है। एक बात, अभी ठीक है हमने योग सीख लिया, हमारी तैयार प्रगति हो गई, तरक्की हो गई, अभी इतनी शक्ति मिल गई, अभी इसका क्या करें। मैंने बोल दिया सबको, सबको योग सिखाने में आपकी शक्ति लगाइए। यही हमारा शास्त्र है, यही हमारा देश, यही तत्व ज्ञान सिखाता है। और ऐसे हजारों योगी इस देश में निर्माण हुए हैं। सभी ऋषि मुनि ने इस देश की संस्कृति, जो जीवन पद्धति है, संस्कृति यानी जीवन पद्धति, इस देश की हमारी जीवन पद्धति किन लोगों ने तैयार करी है, किसने तैयार करी है ये जीवन पद्धति। सभी ऋषि मुनि जो पुराने जमाने में थे और सभी समाज कार्य में अपना जीवन लगा देते थे। ऋषि मुनियों ने कितने बड़े बड़े शास्त्र हमारे देश में निर्माण किए, मालूम है आपको। योग शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, भारतीय संगीत है, भारतीय नृत्य है, भारतीय त्योहार है, व्रत है। व्रत त्योहार एक अलग सी चीज है इस देश की, वो बहुत बड़ी विशेषता है। फिर भारतीय भारत देश में गाय का महत्व बहुत बड़ा है। ये जो विषयों का नाम मैंने अभी ले लिया ना, फिर संस्कृत भाषा है। ये जो 7 विषयों के नाम मैंने ले लिए हैं, ये सभी हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किए हुए शास्त्र है। और इनमें से किसी भी एक शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। सभी शास्त्रों का साथ में अभ्यास करेंगे तो जरूर परमात्मा तक जल्दी पहुंच जाएंगे। आपको परमात्मा बनना है, सभी ऋषि मुनि परमात्मा हो गए, मतलब परम तत्व तक वो पहुंच गए। और वहां से वापस आकर, अपने समाधि से वापस आकर, उन्होंने हम सब के लिए ये हमारे उद्धार के बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए, संस्कृत भाषा में लिख दिए, संस्कृत मंत्र तैयार किए। और हम लोगों को बोला कि ये जो सभी 7 विषय अभी मैंने आपको बोले, इससे भी और भी अधिक छोटे छोटे विषय इसमें हैं। ये ऋषि मुनियों ने, हमारे बहुत सारे योगी, ये भारत योगी लोगों की भूमि है, योगियों की भूमि है। और इनके कारण योगी के ही दिव्य तेजस से राष्ट्र भावना जगे यहाँ। ये गीत हमने गाया है। राष्ट्र भावना आपके अंदर जागरूक करने के लिए इतना सब करना पड़ेगा। हम भी राष्ट्रभक्त है, हाँ, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए, हमारी दृष्टि से राष्ट्र सेवा कौन करता है? हम सामान्य लोग हैं, सब लोग। और हम सब लोगों की क्या, हमारा विचार क्या है? सैन्य जो रहता है, सैनिक जो रहते हैं, वो देश की सेवा करते हैं। फिर जो बड़े सरकार में सरकारी मतलब खासदार आमदार है, वो देश की सेवा करते हैं। और कौन देश की सेवा करता है? राष्ट्र की सेवा और कौन कर सकता है? तो एक तो बात स्पष्ट है, ये देश हमारा है, हम सब इस देश के नागरिक हैं। तो इस देश की सेवा की हर दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हर दिन हम भारत माँ को नमस्कार करते हैं क्या? देखो, हर दिन भारत माता का विचार हमारे मन में आता है क्या? मैं रात को सोने से पहले, मैं मेरा विचार आपको बताती, मैं जो अनुभव करती हूँ, मैं जो आचरण करती हूँ, आपके सामने रखती। रात को सोने से पहले मैं हर रोज भारत माँ की प्रार्थना करती हूँ और बोलती हूँ कि हे भारत माँ, तू 1000 साल से, बहुत दीर्घ काल से तू पारतंत्र में है। अभी तू सूरज चांद है, तब तक तू कभी पारतंत्र में नहीं जाएगी। ऐसी शक्ति हम लोगों को दे दो।
और मेरे योग के कारण मेरी जो शक्ति बढ़ रही है, वो सभी, मैं, मेरा घर और ये सभी जितने सब लोग योग मार्ग में आते हैं, हम सब की शक्ति को इस राष्ट्र कार्य में, राष्ट्र सेवा, बहुत बड़े बड़े शब्द है, कैसे करेंगे? बहुत आसान बात है। योग सीखेंगे और आप योग सीखकर शिक्षक बन जाइए। शिक्षक से आगे भी और बहुत सारे अभ्यासक्रम हमारे यहाँ तैयार है। सब करके सबको योग सिखाते रहिए और निरपेक्ष बुद्धि से सिखाते रहिए। हो गई राष्ट्र सेवा। हो गई राष्ट्र सेवा। अपने देश के या पूरे संसार जितने लोग हैं, सबको हमारा सबसे श्रेष्ठ शास्त्र योग शास्त्र सिखाए। योग शास्त्र सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, ऐसा मेरा कहना है। ऐसा मेरा एक विधान है कि योग शास्त्र सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। हाँ, यही तो होगा, आप ही सिखा रहे हैं, आप ऐसे ही बोलेंगे, आप ही तो योगाभ्यास कर रही है, इसलिए आपको आपके योग को ही श्रेष्ठ बोलेंगे। बाकी सबका ये शास्त्र क्या श्रेष्ठ नहीं है क्या? मैं ऐसा नहीं बोले। योग शास्त्र सबसे श्रेष्ठ है, ये हमारी अनुभूति है। एक बार क्या हो गया, हमारे यहाँ बहुत सारे वर्ग हम लोग लेते रहते हैं। हमारा जो सबसे प्रगत अभ्यासक्रम है योग पंडित और योग रत्न करके हमारे सभी सबसे प्रगत अभ्यासक्रम है। उस अभ्यासक्रम के लिए हमारे एक डोंबिवली से एक कार्यकर्ता आए थे इधर, उन्होंने अभ्यासक्रम पूरा कर दिया और वो क्या बोले, समारोह के समारंभ में क्या बोले, अरे बहुत, मैं तो भाग्यशाली हूँ, मैंने योग सीख लिया, लेकिन ये जो वर्ग पूरा किया योग का प्रगत, मतलब हमारे यहाँ प्रवेश, परिचय, प्रबोध, प्रवीण, पंडित, वो पंडित वर्ग करने के बाद बोल रहे थे। तो मैं योग शास्त्र के अभ्यास में आ गया। अब तक तो मैं नहीं जानता था कि परमात्मा के सामने हाथ पे किस लिए जोड़ेंगे। मुझे मेरी माताजी मेरे बचपन से, अभी ये कितने आयु के उम्र के थे ये हमारे साधक, उनकी उस समय उम्र थी 70 बरस, और 70 बरस के वर्ष में वो बोल रहे थे कि मेरी माताजी ने, मेरी पत्नी ने मुझे 1000 बार बोला कि चलो भगवान के सामने खड़े रहो, नमस्कार करो। अरे मैं उनके लिए नमस्कार करता था, हाथ जोड़ के भगवान से क्या मांगे ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। मैं सिर्फ मेरी माता ने बोला, मेरे पत्नी ने बोला, इसलिए नमस्कार करता था। वो बोलती थी चल भगवान को तुम घर के प्रमुख हो, भगवान को भोग लगाओ, भोग चढ़ाओ। तो मैं सिर्फ पानी उसके बाजू में घुमाता था, उसका असल में क्या अर्थ है मैं नहीं जानता। लेकिन योगाभ्यास कर दिया तो ये ज्ञान मुझे मिल गया कि मैं क्या करूं, भगवान के सामने बैठकर मैं क्या करूं। फिर उन्होंने बोला कि हम हमारे वर्ग में जितने लोग आते हैं ना, उनको हम कर्मयोग सिखाते हैं। भगवान भगवत गीता में जो कर्मयोग बोला है ना, वो सिखाते हैं। तो वो बोले कि ये कर्मयोग क्या होता है, मतलब निरपेक्ष भाव से आपको झाड़ू लगाना है ना, तो ऐसा नहीं बोलना कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, नहीं। मैं जहाँ रहता हूँ उसके बाजू में सफाई करना मेरा काम है। मेरा मेरा जो जगह है, मेरी जो जगह है, मेरा जो कमरा है, वो मैं ही साफ करूंगा, दूसरे कौन किस लिए करेंगे? मेरा कमरा मैं साफ करूंगा। तो इस योगाभ्यास करने से मैं जान गया, ज्ञान थोड़ा सा मुझे मिल गया कि परमात्मा से नमस्कार करके क्या बोलेंगे। फिर कर्म योग का अर्थ मैं समझ गया यहाँ आके। और क्या समझ गया योग से मैं कि परमात्मा से जब मैं कुछ हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ तो कुछ तो भी है, ऐसा मुझे लगने लगा। मतलब भक्त, भक्त यानी जोड़ना। भक्ति क्या होती है, भक्ति योग, भक्ति मार्ग क्या होता है, मुझे थोड़ा सा समझ। इसलिए मैं योग शास्त्र को श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र बोलती हूँ कि जो कुछ पराशक्ति है, आप यदि भगवान के रूप में किसी का नाम दे दीजिए, उसका कुछ सवाल नहीं है, लेकिन हमसे परेश, हमसे बहुत श्रेष्ठ ऐसी शक्ति हमारे से परे है। मतलब मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा अहंकार नहीं है, कुछ तो भी शक्ति में मुझसे श्रेष्ठ है। उस शक्ति को शरण जाना, उसके शरण में जाना, ये मैं यहाँ सीख गया। इस प्रकार हमारे वो कार्यकर्ता ने अनुभव बोल दिए। तो फिर सोच लिया कि इस देश की ये जो विशेषता है कि आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति से? ये सभी इतने जो शास्त्र, मैंने 7 शास्त्र आपको बोले हैं, वो सब हमें
यही सिखाते हैं कि आत्म शक्ति परमात्मा शक्ति जोड़ना है। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि आप में से कितने लोगों की आत्म शक्ति परमात्मा शक्ति जोड़ी है, तो आपको हाँ बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी हम सबकी परमात्मा शक्ति से हम जुड़ गए हैं। उससे जो टूट गया ना, उससे जो जोड़ी हुई जो तार है वो टूट गई तो हम सब खत्म हो जाते। तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि आप हम सब लोग परमात्मा से जुड़े हुए हैं या नहीं? हाँ बोलो। हाँ बोलना ही, नहीं बोलेंगे तो झूठ का पाप आपको लगेगा। झूठ मत बोलो, हाँ बोलो कि आप हम सब लोग परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और इसका एक सीधा सा उत्तर है, हम सांस ले रहे हैं ना बाहर से, और अंदर की सांस, अंदर की हवा छोड़ रहे हैं। ये बंद करेंगे क्या आप? अरे क्या, जन्म से सांस ले रहे, छोड़ दे, अभी बंद, थोड़ी सी विश्रांति ले लो, अभी सांस लेना बंद करो। क्यों ले रहे बार बार, हर क्षण सांस ले रहे? आप मुझे पागल बोलेंगे, अभी इतनी तुम बूढ़ी हो गई और ये ऐसे प्रश्न पूछ के और ऐसे ऐसे बातें बता के हमें कुछ हमको क्या बच्चे समझ रहे हैं क्या? नहीं, मेरी बात तो इतनी है कि हम सब लोग इस परमात्मा शक्ति से, अभी ये जो बाहर की जो हवा है हम अंदर ले रहे हैं, ये किसने निर्माण करी है? मालूम नहीं, मैंने तो नहीं करी। आपने करी है क्या? बाहर की हवा आपने निर्माण करी है? नहीं। तो किसने निर्माण करी है? वो परमात्मा है, परम शक्ति है, उसने ये सभी निर्माण करी है। और उस शक्ति से मैं जुड़ा हुआ, मैं उस शक्ति का एक अंश हूँ। ये योग शास्त्र हमें सिखाता है, ये योग शास्त्र की विशेषता है। तो उस शक्ति से हम जुड़े हुए हैं, ये ज्ञान हमें मिलता है तो ही हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे भारत देश की विशेषता है। योग शास्त्र इतनी सीधी सीधी बातें हम सबको सिखाता है कि आपका शरीर तंदुरुस्त रखे, हवा पूरी तरह से ले लेना, सांस ले लेना। अरे कितने कंजूसी करते हैं आप, हवा तो मुफ्त में मिलती है ना, हवा के लिए पैसे नहीं लगते। यदि आप अंतिम सांस गिने, सांसें गिनते रहते हैं तो ऑक्सीजन लगाते हैं और उसका पैसा हॉस्पिटल में लगाया जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं। फिर आदमी यदि बच जाएगा तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं उनको, बच गए, मर गया तो भी पैसे देने पड़ते हैं। हवा के लिए पैसे तब लगते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हवा फुकट ही है ना, उसके लिए पैसे नहीं देते। तो ये भरपेट ले लो ना हवा, कंजूसी क्यों कर रहे हैं? हमारे सीने में, हमारे फेफड़ों में 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हवा रह सकती है। आप कितनी आप सबका सांस लेना छोड़ना चालू है ना, आप अभी कितनी हवा ले रहे हैं मालूम है आपको? 500 सीसी, 600 सीसी लेते हैं, उतना ही छोड़ते हैं। इतनी सी लेते, इतनी सी छोड़ते। कंजूसी क्यों? भरपेट ले ही ले, तुम्हारी सेहत बदल जाएगी। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में लिखा है कि आपको आपकी सेहत ठीक रखनी है, शरीर स्वास्थ्य ठीक रखना है, सिर्फ दीर्घ श्वसन करो लिखा है। अरे कितने बड़े थे ये ऋषि मुनि, कितना बड़े बड़े अन्वेषण खोज करके उन्होंने हमको सिर्फ बतलाया है। ये 7 शास्त्र सिखाए हैं। ये हमारे देश की विशेषता है। भारत देश की विशेषता क्या है? छोटे छोटे व्यवहारिक जो हमारी जरूरतें हैं, उन सब को लेकर हमें ये सभी शास्त्र उन्होंने निर्माण करे। संगीत का एक स्वर सुनने से आपकी सेहत ठीक हो जाती है, मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। अरे क्या संगीत है, स्वर सुनने से हम बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। कहने का मतलब है सीधे सीधे शास्त्र हमारे देश में तैयार हुए हैं। फिर हमारे देश की और विशेषता क्या है मालूम है? इस देश में जितने कुछ शास्त्र तैयार हुए हैं, ऋषि मुनियों ने तैयार करे हैं, वो पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी के सभी देशों के लोगों के लिए, सभी जलवायु में रहने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शक विषय है। क्योंकि हमारे देश में बहुत तापमान है, हमारे देश में बहुत ठंडी है, एकदम हिमालय, एकदम ठंड, बर्फ ही बर्फ रहता है। हमारे देश में संसार का सबसे अधिक बारिश होने वाला प्रदेश है, और जो मरुस्थल है वो भी हमारे देश में है। तो हमारे देश में संसार की सभी, पृथ्वी पर जितनी जलवायु, जितने प्रकार की जलवायु हो सकती है, वो सभी हमारे देश में। हमारे देश में सभी प्रकार की फसलें आती है, हमारे देश में सभी प्रकार की जंगल संपत्ति है। तो कहने का मतलब है पृथ्वी पर कहीं भी रहो, योगाभ्यास और कैसे आप जी सकते हैं,
इसका मार्गदर्शन करने के लिए अलग अलग शास्त्रों की निर्मित इसी देश में हुई है। हमारे देश की ये महानता है। संसार की छोटी प्रतिकृति है हमारा देश, पूरे पृथ्वी की छोटी सी प्रतिकृति है हमारा देश, इसलिए हमारा देश कितना बड़ा है। ऐसा भाव योग शास्त्र जैसा सबसे श्रेष्ठ शास्त्र हमारे देश में जन्मा हुआ है। इसलिए इस हमारे शास्त्रों के अनुसार हम आगे जाएंगे और परमात्मा तक हमारी शक्ति जोड़ देंगे। पहले जोड़ी हुई है, मालूम नहीं है, वो मालूम कर लेंगे और आगे जाएंगे। इस प्रकार हमारे देश की विशेषता ध्यान में रखकर अभी यह भारत देश यदि पृथ्वी पर अच्छी तरह से काम करेगा ना, तो पूरे मानव जाति का, पूरे संसार के सभी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। सबका उद्धार करने वाले शास्त्र भारत में जन्मे हुए, ये स्वाभिमान मन में रख के आप योग शास्त्र का अभ्यास करिए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। हमारे यहाँ संस्कृत मंत्र पठन किया जाता है। संस्कृत ये भारत की सबसे विशेष रहने वाली भाषा है और पूरा योग शास्त्र संस्कृत में लिखा गया है। तो जो मूल है, इस संसार का सबसे मूल शास्त्र है, वो हमारे देश में जन्मे हुए शास्त्र है। तो हम भारत देश की सेवा, राष्ट्र सेवा क्यों करेंगे, इसलिए मैं ये सभी भारत की विशेषताएं बता रही हूँ। हमारे देश में इतनी सारी अलग अलग वैशिष्ट्यपूर्ण बातें हैं, आप चिंता भी नहीं कर सकते। इतना सारा भगवान ने इस देश को दिया है। लेकिन हमारा भारत देश जो है ना, तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक अपना विधान करके रखा है। उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है उन्होंने कि हमारा भारतीय संस्कृति जो है, जीवन पद्धति जो है, वो संसार की सबसे श्रेष्ठ जीवन पद्धति है। लेकिन भारतीय समाज जिसका मन मरा हुआ है और किसी की न सुनने वाला हमारा समाज है, ये उन्होंने मराठी में उसका वाक्य है कि मेलेल्या मुर्दाड मनाचा करंटा समाज। मुर्दाड माने किसी के न सुनने वाला, और करंटा मतलब अभी हमारी थाली में परोसा हुआ है लेकिन खा नहीं सकती, ऐसा हमारा समाज। विवेकानंद जी का ये वाक्य जब मेरे पढ़ने में आ गया, मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत दुख हो गया। इसलिए मैंने सोचा हम तो काम करके ही रहेंगे कि हमारा समाज सुनने वाला नहीं है, अनुशासन नहीं है हमारे समाज में। और परदेशी ब्रिटिश लोगों ने हम पर राज्य क्यों किया मालूम है आपको? कि हम लोग हमारी बुराइयां पकड़ के रहे थे। हमारी बुराइयां कौन नष्ट कर सकता है? अभी मेरा उत्तर है, योगाभ्यास सीखने से अपनी बुराइयां हम नष्ट कर सकते हैं। योग शास्त्र अनुशासनबद्ध शास्त्र है। योग शास्त्र हमें अनुशासन सिखाता है। योग शास्त्र हमें आरोग्य प्रदान करता है। ये सब हमारी विशेषताएं ध्यान में रख के हम योग शास्त्र का जरूर प्रचार करेंगे, ताकि हमारे हाथ से राष्ट्र सेवा हो सकती है। देखो यहाँ अपने हमारे गुरुकुल में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, हर बार वर्ग होते रहते हैं। तो अनुशासनबद्धता हमारे ही समाज को हम यहाँ सिखा रहे हैं। हमारे दोष, भारतीय समाज के दोष नष्ट करने में योग विद्या गुरुकुल बहुत ही कार्यरत है। और योग शास्त्र से एक हमें शिस्तबद्ध, अनुशासनबद्ध जीवन जीने की आदत लग जाती है योग शास्त्र से। क्योंकि हम जल्दी उठा के लोगों को काम में जुटने के लिए बोलते हैं, सब जल्दी उठते हैं, काम करते रहते हैं। फिर युक्ताहार विहार, युक्त आहार युक्त विहार, इस प्रकार यहाँ सब दिनचर्या सिखाई जाती है। तो मैंने बहुत सारी बातें आपसे मैं बात कर रही हूँ कि क्या क्या मिलता है योग से। और हमारा एक और बहुत बड़ा दोष है, हमारे भारतीय समाज का बहुत बड़ा दोष है, वो भी हम योग शास्त्र से दूर कर सकते हैं। हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने स्वच्छ भारत का एक अभियान चलाया। योग शास्त्र में शौच नियम का बहुत महत्व है। हमारा भारत देश, पूरे भारत समाज की, भारतीय लोगों की एक बुरी आदत है, वो स्वच्छता नहीं रखते। परदेश में जाओ, कहीं भी जाओ, बहुत स्वच्छता है। उन लोगों की ये विशेषता है। लेकिन शौच नियम सीखने के बाद सभी जगह देखने की दृष्टि हमारे समाज की हम बदल सकते हैं। खुद की स्वच्छता तो है ही,
समाज की ओर देखने की भी आदत लग जाती है। अभी कहने का मतलब है कि हम योग शास्त्र के आधार से योगाभ्यास करके राष्ट्र सेवा कैसे कर सकते हैं। तो योग से जो हमारे में बदल होता है, अभी मेरा अंतिम मुद्दा बोल के मैं रुकने वाली हूँ। योग से हम सब में बदल होता है। मेरे अब तक कहने का मतलब यही था कि हम अहंकार भी भूल सकते हैं। योग शास्त्र के अभ्यास से अहंकार से भी परे जा सकते हैं। ये योग की विशेषता है। अहंकार कैसे खत्म करे, ये योग शास्त्र सिखाता है। कैसे, तो मैंने बोल दिया, आसन प्राणायाम सभी करने के बाद हमारा स्वभाव, हमारी बर्ताव बदल जाता है। अ, अभी मैंने शुरू में बोल दिया, ये व्यक्ति में हो गया, कुटुंब में हो गया। तो योग शास्त्र में और एक श्लोक है, 2 पंक्तियां है संस्कृत में। युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्व योगेश्व तंद्रितः। मतलब युवा युवा लोग योग कर सकते हैं, वृद्ध कर सकते हैं, अति वृद्ध कर सकते हैं, दुर्बल कर सकते हैं, व्याधिग्रस्त लोग योग कर सकते हैं। सबके लिए योग की अलग अलग स्तर है, और वो ये करने से हमारी खुद की प्रगति हो सकती है। तो सब योग कर सकते हैं, चिंता मत करिए। सबका सबके लिए कौन कौन सा योग है, हमारे यहाँ आ जाइए। यहाँ कुछ उपचार केंद्र भी है। उपचार केंद्र में जिस प्रकार आपकी व्याधि है, उसी के अनुसार आपको हम योग सिखाते रहते हैं। व्याधि के अनुसार योग के अभ्यास क्रम हमारे पूज्य गुरु जी ने तैयार किए हैं। आप आ सकते हैं तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। अभी अंतिम मुद्दा है कि हम सबको परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं। अभी इन 24 घंटों में योगाभ्यास मेरा करूंगी तो मुझे 1 घंटा तो कम से कम लगता है। तो इसके कारण मेरी शक्ति बढ़ जाती है। मैं मेरा काम कर सकती हूँ आनंद से, मेरे घर का काम कर सकती हूँ। मैं कभी थकती नहीं, मैं कभी सोती सोती हूँ, लेकिन जरूर है उतनी सोती। तो मेरा काम, मेरा खुद का काम करने के लिए मैं मेरे 24 घंटों में से 12 घंटे दे देती हूँ। घर के काम के लिए 8 घंटे देती हूँ। तो 24 घंटों में से 20 घंटे खत्म हो। अभी 4 घंटे मेरे पास शेष है। उसमें मैं समाज और राष्ट्र का कार्य करती हूँ। व्यक्ति, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और परमात्मा प्राप्ति, इन 5 बातों के लिए हमारे 24 घंटे हमें देना है। 24 घंटों के ऐसे विभाग करने हैं। मैंने अब बोल दिया। तो अभी इस प्रकार आपका जीवन है। मतलब हम नौकरी करते हैं तो 8 घंटे काफी है। अभी आजकल के नौकरी तो 8 घंटे की नहीं रहती, 12-12 घंटे, वो बात छोड़ दीजिए। कम से कम इतना होना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप अपना समय बांटेंगे, तो समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपके पास 3 या 4 घंटे बच जाते हैं। अभी व्यक्तिगत का समय में मैंने दूरदर्शन देखना, ये मोबाइल का काम करना, अभी राष्ट्र सेवा के लिए मोबाइल का उपयोग करना ही पड़ता है, जैसे अभी हो रहा है। तो कुछ विशिष्ट कार्य के लिए करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अपना टाइम पास, व्यर्थ समय नहीं देना है। योगाभ्यास करने से आपकी आहार की पद्धति भी बदल जाती है और आप बहुत ही सशक्त बन सकते हैं। तो अभी सशक्त बनेंगे तो 2-3 घंटे समाज राष्ट्र की सेवा के लिए दे सकते हैं आराम से। तो योगाभ्यास और राष्ट्र सेवा, ये विषय बोलने के लिए आप सबने मुझे बुलाया। तो आपकी जो संचालक है और जिन्होंने आयोजन किया है, सभी को धन्यवाद देके और सबसे प्रार्थना करके मेरा ये विषय मैं बंद कर देती हूँ। देख रही हूँ तो जितने लोगों को मैंने देखा है, तो आप निवृत्त लोग हैं, आपके पास तो समय ही समय है। अभी निवृत्त लोगों का क्या है मतलब कि 50 आयु आयु के बाद, 50 बरस के बाद आप अपने संसार से, अपने कुटुंब की जिम्मेदारियों से जरा अलग हो गए हैं, तो अपना ज्यादा समय आप राष्ट्र कार्य में दे सकते हैं। राष्ट्र सेवा एक ही मैंने बोल दी है, सबको योग सिखाना है और सबका व्यक्तिगत और कौटुंबिक सब जीवन सुखी करना है। यही हमारा राष्ट्र कार्य है। तो इस दृष्टि से आप सोचेंगे, देखो आपको और कुछ यदि इसके बारे में बोलना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरा व्याख्यान यही खत्म करके मैं फिर से आपको धन्यवाद देके रुकी हूँ। हरिओम। और एक गीत गाना चाहती हूँ आपके सामने, जो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आपको मेरा गीत कैसा लगे ये मुझे, इसकी चिंता मुझे नहीं है, लेकिन इस गीत में जो हमने जिन विचारों का हम पर संस्कार किया है वो आपको भी मिले, इसलिए बोल रही हूँ। स्वातंत्र्य सूर्याया इस देश के क्षितिज पर गुजरे 70 साल, फिर भी चढ़ा न ऊपर। क्या हाथ में मिला है अंधेर मात्र छाया, यादें वही दिलाने ये योग सूर्याया, ये योग सूर्याया, ये योग सूर्याया। अपनी ही संस्कृति से वंचित हुए हैं सब हम, पाश्चात्य संस्कृति में फंसते रहे हैं हरदम। न मिले शिकार मृग का, खग हाथ का भी खोया, यादें वही दिलाने ये योग सूर्याया, ये योग सूर्याया, ये योग सूर्याया। सुख स्वास्थ्य भोग कर भी योगी महाविरागी, कभी दुख संकटों की उसको नहीं उपाधि। धरती की भव नदी के उस पार हो के आया, यादें वही दिलाने ये योग सूर्याया, ये योग सूर्याया, ये योग सूर्याया। बहुमोल योग विद्या खजना ही देश का है, हर रोज योग करके तन स्वस्थ हो रहा है। इस व्याधि मुक्त तन में अब आत्मरूप आया ने, ये योग सूर्याया, ये योग सूर्याया, ये योग सूर्याया, ये योग सूर्याया। हरिओम। अलका जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपके लिए मैं निवेदन करूंगी। सूरत से हमारे साथ अलका जी साकला जुड़े हुए हैं। वो भी महाप्रज्ञा प्रेक्षा केंद्र सूरत के कार्यक्रम लेती है। मैं उनको आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। मेरे योग गुरु आदरणीय योगाचार्य डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक, माता गुरु पूर्णिमाताई तथा आज के कार्यक्रम में जो आयोजक है आनंदमल जी। आपने देखा कि आनंदमल जी कितने भाव से इतने कार्यक्रम का रोज आयोजन करते हैं, और मैम को, जोगड़ मैम से आज पहली बार बात हो गई और उन्होंने भी इतने उत्साह से हमें इस कार्यक्रम के लिए बहुत तुरंत ही हाँ भर दी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं बहुत सालों से ये चाहती थी कि हम जो योग विद्या मैंने सीखी है, लगभग समझ लो 30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले मैं योग विद्या धाम से जुड़ी हूँ, और मुझे आज उसका आनंद होता है, स्वाभिमान भी होता है और अभिमान भी होता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैंने जो परफेक्ट नॉलेज पाया, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप, योग विद्या धाम की विशेषता ये है कि ये श्रेणीबद्ध अभ्यास करता है, स्टेप बाय स्टेप अभ्यास कराता है। और मैंने सद्भाग्य से बहुत सारी संस्थाओं को देखा है, तो ये बहुत सिस्टमैटिक अभ्यासक्रम, जैसे पूर्णिमाताई ने बताया वैसे मैंने योग विद्याधाम से प्रवेश, परिचय, प्रवीण, पंडित तक का अभ्यास 30 साल पहले किया हुआ है। और मेरा भाग्य भी बहुत अच्छा है शायद कि मुझे ऑनलाइन अब योग विद्याधाम के नए नए कोर्स करने के, और अभी जो एक बहुत सुंदर कोर्स आयुष मंत्रालय से जुड़ के प्रोफेशनल योगा का सर्टिफाइड कोर्स करा रहे, वो भी मैं कर रही हूँ। तो ऐसे मेरे योग गुरु और योग गुरु माता पूर्णिमाताई आज यहाँ पधारे, तो पहले ही सबसे दिल से भाव से मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ महाप्रज्ञ केंद्र, प्रेक्षा केंद्र की तरफ से, क्योंकि
कहते हैं ऐसे कि अकेली बूंद होती है, अकेली होती है तो बूंद होती है, परंतु मिल जाए तो सागर हो जाती है। अकेले हम धागा होते हैं, मिल जाए तो हम चादर बन जाते हैं। अकेले हम कागज होते हैं, अकेले हम कागज होते हैं, मिल जाते हैं तो किताब बन जाती है। अकेले हम अल्फाज होते हैं, अकेले हम अल्फाज होते हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना होती है। अकेले हम पत्थर ईंट होते हैं, मिल जाए तो एक इमारत बनती है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, सब मिलजुल के बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा ताई ने कहा, भारत में चला हुआ एक वाक्य चल रहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो अलग अलग संस्थाओं में जो अच्छे अच्छे काम चलते हैं, हम सब मिले और अच्छा अच्छा, वेद में कहा है कि चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान है, बस लेने का लिए अपना दिल मन और आंखें खुली होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो ज्ञान हमने पाया है, हमने जो ज्ञान पाया है वो आप तक पहुंचे, और वो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसके लिए आप सब मुझे साथ दे रहे हैं। मैंने पूछते ही आनंद भाई जी ने कहा बिल्कुल प्रोग्राम रखिए, फिर कहा कि डॉक्टर मैम से बात कीजिए, और डॉक्टर मैम को बताते बोले अरे हाँ, योग विद्याधाम को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर रखिए उनका प्रोग्राम। तो ये सब प्रोग्राम हमने लिखा है। और पूर्णिमा जी तो संस्कृति और संस्कार की धरोहर है, उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, किताबें लिखी है, और इसके ऊपर ये क्लासेस चलाती है। तो संस्कार संस्कृति जैसे इनका सांस है, इनकी नस नस में ये संस्कार संस्कृति है। तो हमारी आर्य भूमि संस्कृति का त्योहार लाती है, उजागर करने दिलो दिमाग को दीपावली होली आती है। काम जो MPK कर रही है, उसके लिए सबको धन्यवाद, सबको मैं आमंत्रित करती हूँ, सब जुड़े और आगे बढ़े। इसी भावना के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना आभार व्यक्त करने का, क्योंकि मेरा दिल सच में बहुत भर आता है अच्छे लोगों को जोड़ते हैं। ये त्रिवेणी संगम है, MKB मतलब सेंटर है, इनको जोड़ने के लिए मैंने थोड़ा प्रयत्न किया, और पूर्णिमा तय आ गए, तो ये ट्रायंगल है, तो लोग तो बहुत है, अच्छा वक्ता चाहिए और उनको जोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। तो ऐसा त्रिवेणी संगम होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। तो इसमें कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम बने, इसी भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सबको ज्वाइन किए हुए को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हरि ओम। ओम अरहं।